नमस्कार साथियों, जीएलसी टॉप 50 आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दरअसल जैसे कि आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे, भौतिक भूगोल जो कि एक भूगोल की एक शाखा के रूप में इसका अध्ययन किया जाता है। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत भूगोल और उसका विकास क्रम किस रूप में देखा जाता है, उसका हम आज की क्लास में अध्ययन करेंगे। क्लियर है? तो भौतिक भूगोल जो कि भूगोल की एक प्रमुख शाखा के रूप में आप प्रीलिम्स में भी देखिएगा, यूनिट नंबर आपको दिखाई देगी और साथ में आप मेंस में भी इसी यूनिट को देखेंगे भौतिक भूगोल के रूप में। क्लियर है? तो भौतिक भूगोल को हम पहले कितनी शाखाओं में वर्गीकृत करते हैं, तो अगली स्लाइड में आप देखिएगा। तो भौतिक भूगोल को हमने प्रमुख रूप से 4 शाखाओं में वर्गीकृत करते हैं। पहली शाखा जिसे आप भू आकृति विज्ञान या जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं, वहीं दूसरी शाखा के रूप में जलवायु विज्ञान जिसे क्लाइमेटोलॉजी कहा जाता है, वहीं तीसरी शाखा के रूप में समुद्र विज्ञान जिसे ओशनोग्राफी कहा जाता है, और अंतिम शाखा जो कि चौथी शाखा के रूप में मृदा विज्ञान, सॉइल साइंस भी कह सकते हैं इसको, या सॉइल ज्योग्राफी भी कह सकते हैं, मृदा विज्ञान या मृदा भूगोल। तो वहीं भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत पहला टॉपिक हम इस क्लास में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम होगा भूगोल और उसका विकास क्रम। तो आपको एक रूपरेखा के रूप में पता चल चुका होगा कि भौतिक भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत कौन से टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आपका टॉपिक होगा आज का भौतिक भूगोल के अंतर्गत भू आकृति विज्ञान का पहला टॉपिक भूगोल और उसका विकास क्रम। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं भूगोल एवं उसके विकास क्रम। लेकिन इससे पहले हमें जानना होगा कि आखिर भू आकृति विज्ञान क्या होता है। क्लियर है? तो सबसे पहले जानेंगे कि भू आकृति विज्ञान क्या होता है। भू आकृति विज्ञान दरअसल यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, जहां पहला शब्द भू और तथा दूसरा शब्द आकृति। जहां भू का अर्थ पृथ्वी से होता है, तो वहीं आकृति का अर्थ स्थल स्वरूप से होता है। क्लियर है? भू आकृति विज्ञान, जहां भू आकृति 2 शब्दों के मिलकर बना हुआ है, जहां भू का अर्थ पृथ्वी तथा आकृति का अर्थ स्थल स्वरूप होता है। वहीं स्थल स्वरूप के अंतर्गत किसे रखा जाता है वह जानना होगा। तो स्थल स्वरूप के अंतर्गत स्थलीय भाग तथा जलीय भाग को शामिल किया जाता है। क्लियर हुआ? अब कैसे डिफाइन करेंगे इसको? भू आकृति विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, भू तथा आकृति, जहां भू का अर्थ पृथ्वी होता है जबकि आकृति का अर्थ स्थल स्वरूप होता है। अर्थात स्थल स्वरूप में हम स्थलीय भाग और जलीय भाग को शामिल कर सकते हैं। फिर इसको डिफाइन करने का एक और तरीका यह हो सकता है कि भू आकृति विज्ञान या भू आकृति भू और आकृति से मिलकर बना हुआ है, जिसके अंतर्गत स्थल स्वरूपों के उच्चावचों का अध्ययन किया जाता है, उसे भू आकृति विज्ञान कहा जाता है। क्लियर होगा साथियों? एक बार फिर से देख लीजिएगा। भू आकृति विज्ञान को परिभाषित करना है तो इस रूप में आप परिभाषित कर सकते हैं कि भू आकृति विज्ञान भू और आकृति से मिलकर बना हुआ है, जहां भू का अर्थ पृथ्वी और आकृति का अर्थ स्थल स्वरूप, अर्थात पृथ्वी के स्थल स्वरूपों के उच्चावचों का अध्ययन करना भू आकृति विज्ञान कहलाता है। लेकिन अध्ययन कैसा करना? क्रमबद्ध अध्ययन। यहाँ पे साइंस शब्द का प्रयोग किया गया है। यह होता है आपका कैसा? सिस्टमैटिक स्टडी। इसका मतलब क्रमबद्ध अध्ययन। अब और एक इस परिभाषा को एक और अच्छा रूप दे सकते हैं। भू आकृति विज्ञान पृथ्वी के स्थल स्वरूपों के उच्चावचों का क्रमबद्ध अध्ययन करना आपका भू आकृति विज्ञान कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो यह हुआ भू आकृति विज्ञान को किस प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके अंतर्गत पहले टॉपिक के रूप में हम पढ़ने जाएंगे भूगोल और उसका विकास क्रम। अब भूगोल और उसके विकास क्रम को जानने से पहले एक चार्ट बनाएंगे। चार्ट के माध्यम से उसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर भूगोल क्या है। भूगोल क्या है, और भूगोल के पश्चात हम यहाँ भूगोल क्या है, इसी के साथ में हम कुछ सामान्य जानकारी भी देखेंगे कि आखिर भूगोल शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया, भूगोल के पिता कौन है, भूगोल के वास्तविक पिता कौन है, भूगोल के आधुनिक पिता कौन है, और किस वैज्ञानिक ने किस बात के बारे में क्या बतलाया भूगोल को लेकर, उसकी चर्चा हम सामान्य परिचय के रूप में यहीं पर करेंगे।
फिर दूसरे भाग में हम देखेंगे चार्ट के रूप में कि इसका भूगोल का विकास क्रम। क्लियर दोस्तों? तो सबसे पहले आखिर देखेंगे हम कि भूगोल क्या है। क्लियर है? तो भूगोल क्या है इस अगली स्लाइड में आप देखिएगा। दरअसल भूगोल शब्द, वैसे तो आप जानते हैं कि भूगोल, भू, पृथ्वी और गोल, इसे भूगोल कहा जाता है, लेकिन ये एक सिस्टमेटिक परिभाषा नहीं होगी। इसे सिस्टमेटिक रूप देने के लिए सबसे पहले यह शब्द आखिर इसका जनन कहां से हुआ है। तो हम जानते हैं कि भूगोल, जिसे इंग्लिश में ज्योग्राफी कहा जाता है, ज्योग्राफी, ये दो ग्रीक शब्दों, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना। अब ग्रीक भाषा के दो शब्द कौन से? एक हो जाएगा आपका जियो और दूसरा शब्द हो जाएगा आपका ग्रेफोस। जियो और ग्रेफोस, जहां जियो का अर्थ पृथ्वी से लिया जाएगा, तो वहीं ग्रेफोस का अर्थ वर्णन या अध्ययन से लिया जाएगा। अब यहां पर देखिएगा, भूगोल, जिसे इंग्लिश में ज्योग्राफी कहा जाता है, ज्योग्राफी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द जियो, जिसका तात्पर्य पृथ्वी से है, वहीं ग्रेफो, जिसका तात्पर्य वर्णन या अध्ययन करने से है। लेकिन अभी भी यह पूर्ण परिभाषा नहीं हुई है। हमें जानना होगा कि आखिर पूर्ण परिभाषा किस रूप में दी जा सकती है। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि पृथ्वी का वर्णन करना, एक साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि भूगोल कहलाता है। पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। लेकिन भूगोल में उन्हीं बातों का अध्ययन किया जाता है जिससे मानव और पर्यावरण को प्रभाव होता है या फिर इम्पैक्ट पड़ता है। तो भूगोल किस रूप से मानव को और पर्यावरण को प्रभावित कर सकता है, तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि पृथ्वी का उसी रूप में हम अध्ययन करें कि जिस रूप में पर्यावरण और मानव को किस रूप से यह प्रभावित कर सकता है। तो हम कह सकते हैं मानव, पर्यावरण, मानव पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों मानव पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों को ध्यान में रखते हुए पृथ्वी का वर्णन करना ही आपका भूगोल कहलाता है। एक सिस्टमेटिक परिभाषा हो जाएगी आपकी। अब इसको किस रूप में हम पेश कर सकते हैं कि भूगोल, जैसे ग्रीक भाषा के दो शब्दों से इसका उत्पन्न हुआ है, जो कि एक अंग्रेजी शब्द है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी दो ग्रीक भाषा के शब्दों से बना है, जियो और ग्रेफोस। जहां जियो का अर्थ पृथ्वी होता है, वहीं ग्रेफो का अर्थ वर्णन या अध्ययन करना होता है। अर्थात मानव पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों को ध्यान में रखते हुए पृथ्वी का वर्णन या अध्ययन करना भूगोल कहलाता है। तो जहां तक मुझे प्रतीत होता है कि आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो चुकी होगी। तो अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर, जहां पर हम देखेंगे कि आखिर इस भूगोल के संदर्भ में कुछ भूगोलवेत्ताओं ने क्या क्या बातें कही है। तो जैसे कि एक साधारण बात आपको यहां पे जानना होगा कि ये भूगोल जो है, दूसरे रूप में अगर परिभाषित करना चाहें तो भूगोल हमें क्या बतलाता है? हमें यह बतलाता है कैसे, क्यों और कहां। कैसे, क्यों और कहां पर मानव या पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध स्थापित हो रहे हैं, या फिर किस प्रकार से ये एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। तो जहां हमें कैसे, क्यों और कहां का पता चल रहा है, इसका मतलब आप किसका अध्ययन कर रहे हैं? भूगोल का अध्ययन। ये दूसरे रूप में परिभाषित करने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका, जिसको आपको जस्ट इसके पहले वाली स्लाइड में आपको बतलाया है, उसी के अनुरूप आपको भूगोल को परिभाषित करना होगा। अब यहां पर जानेंगे इस भूगोल शब्द के बारे में। सबसे पहले इसका शब्द का प्रयोग किसने किया? आप जानते होंगे एरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया।
जब इराटोस्थनीज ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया, इसी आधार पर इराटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। क्लियर हुआ? तो आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में कि भूगोल के पिता किसे कहा जाता है, तो इराटोस्थनीज को। या फिर दूसरे रूप में पूछा जा सकता है कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन भूगोलवेत्ता थे, तो वो होंगे आपके इराटोस्थनीज। क्लियर हुआ? वहीं दूसरे वैज्ञानिक का एक नाम और दिखाई देगा आपको, हिकेटियस। कुछ भूगोलवेत्ता यह कहते हैं कि इराटोस्थनीज ना होकर हिकेटियस भूगोल के पहले पिता हैं। क्लियर है? इराटोस्थनीज को नहीं मानते कुछ भूगोलवेत्ता, हिकेटियस को भूगोल का पिता मानते हैं। इसका क्या आधार बतलाते हैं? क्योंकि हिकेटियस ने ही सर्वप्रथम दो महादेश की परिकल्पना की। दो महादेश की परिकल्पना किस भूगोलवेत्ता ने की? हिकेटियस। इस आधार पर कुछ विद्वान, भूगोल के विद्वान यह मानते हैं कि भूगोल के पिता हिकेटियस को माना जाना चाहिए। क्लियर है? अब ये दो महादेश का क्या कॉन्सेप्ट है? ये कौन से दो महादेश? ये दो महादेश वो है, इन्होंने कहा कि एक स्थल भाग है जिसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जो वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, जहां पर हम पेंजिया शब्द के रूप में उसका प्रयोग करते हैं, तो उस पेंजिया को ही इसने स्थल भाग बतलाया। और जहां पैंथालासा एक जलीय भाग है, पैंथालासा को वेगनर बतलाते हैं कि ये जलीय भाग पैंथालासा है। लेकिन यहां पर ना तो पेंजिया जैसे पैंथालासा शब्द का प्रयोग हिकेटियस नहीं करते हैं, लेकिन दो महादेश के रूप में एक जलीय भाग और दूसरा स्थलीय भाग। तो इन्होंने कहा कि एक स्थलीय भाग है जिसे चारों ओर से जलीय भाग घिरा हुआ है, या फिर जलीय भाग स्थलीय भाग को चारों ओर से घेरे हुए रखा है। इसका मतलब हिकेटियस ने जब दो महादेश की परिकल्पना की, तो इसी आधार पर कुछ विद्वान हिकेटियस को भी भूगोल का पिता कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा, अगर दोनों विकल्प में होगा तो आपको आंसर क्या लगाना होगा? इराटोस्थनीज। लेकिन जब इराटोस्थनीज आपके विकल्प में ना हो तो आप ये नहीं कहिएगा कि क्वेश्चन ही गलत आ गया। तो हिकेटियस को आप बेस्ट विकल्प मान के चलिएगा। कब? जब इराटोस्थनीज आपके विकल्प में मौजूद ना हो। क्लियर हुआ? तो इराटोस्थनीज, हिकेटियस की यह कहानी हुई। अब फिर आगे देखिएगा, एक और वैज्ञानिक का नाम आता है जिसे हम कहते हैं अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, जिन्हें आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। आधुनिक भूगोल का पिता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने भूगोल के बारे में क्या कहा? इन्होंने भूगोल को वैज्ञानिक एवं दार्शनिक आधार प्रदान किया। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, जिसे आधुनिक भूगोल का पिता कहा जा रहा है, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इन्होंने जब भूगोल का मानचित्रण पेश किया या भूगोल के बारे में कुछ बतलाया, तो भूगोल को कैसा आधार प्रदान किया? एक वैज्ञानिक और दार्शनिक आधार प्रदान किया। इस आधार पर कह सकते हैं कि अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट आधुनिक भूगोल के पितामह हैं। साथ ही इनकी एक पुस्तक है कॉस्मोस। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की एक प्रसिद्ध पुस्तक होती है कॉस्मोस। इन्हीं कॉस्मोस में इन्होंने पृथ्वी के मानचित्रण को लेकर, पृथ्वी के मानचित्रण में समताप रेखाएं, समताप रेखाओं के आधार पर पृथ्वी के मानचित्रण का वर्णन किया। किस बुक में ऐसा लिखा हुआ है? कॉस्मोस या फिर कॉस्मोस इनकी पुस्तक है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट का कॉस्मोस पुस्तक, जिसमें पृथ्वी के मानचित्रण को स्पष्ट किया। किस आधार पर?
समताप रेखाएं। अब समताप रेखाएं क्या होती है? ये अक्षांश रेखाओं के समानांतर होती है। समान ताप की रेखाओं को आपस में मिलाने वाली रेखा जो कि लगभग अक्षांश रेखाओं के समानांतर होती है, उन्हें समताप रेखा कहा जाता है। इन्हीं समताप रेखाओं को आधार मानकर पृथ्वी के मानचित्रण को प्रस्तुत करते हैं। किस पुस्तक में? कॉस्मोस में, जो कि कौन सी किसकी पुस्तक है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की। तो क्लियर हुआ आधुनिक भूगोल का पिता क्यों कहा जाता है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को? क्योंकि इन्होंने वैज्ञानिक और दार्शनिक आधार प्रदान किया किसको? भूगोल को। चलिए अब अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। अब यहां पर हम जानेंगे एक वैज्ञानिक का और नाम जानने की कोशिश करेंगे, हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस। अब हिप्पोक्रेटस के बारे में सिर्फ एक बात जानना है कि इन्होंने बतलाया कि मानव पर प्रकृति का प्रभाव। तो इन्होंने बतलाया कि मानव को प्रकृति किस रूप से प्रभावित करती है, तो यह सर्वप्रथम बतलाया हिप्पोक्रेटस। तो हिप्पोक्रेटस ने किस बारे में बात की है? तो उन्होंने कहा कि मानव पर प्रकृति का कैसा प्रभाव पड़ता है उस बारे में बतलाया। सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना पड़ेगा। हिप्पोक्रेटस ने कहा कि मानव पर प्रकृति का किस रूप में प्रभाव पड़ता है उस बारे में बतलाया। ठीक है, तो इसी में हम जानेंगे अब कि प्रकृति, जब बात की जा रही कि प्रकृति का मानव पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, मानव का प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो इसी संदर्भ में हम देखेंगे। जैसे कि आपने एक स्लाइड देखा था, वहीं प्ले कर चलते हैं आप लोगों को। देखिएगा यहां पर लिखा है हमारा भूगोल और उसका विकास क्रम। जब भूगोल और उसका विकास क्रम है तो इस भूगोल एवं उसके विकास क्रम को वर्गीकृत करने का एक आधार देखेंगे, जो आधार होगा आपका मानव पर्यावरण के अंतर संबंधों के आधार पर। अंतर संबंधों के आधार पर। क्यों भी किसी भी प्रकार का हम वर्गीकरण पढ़ते हैं तो उसका कोई ना कोई एक बेस होता है, कोई आधार होता है, उसी आधार पर उस चीज का वर्गीकरण होना चाहिए। तो इसी रूप में हमने देखा, जब भूगोल का विकास क्रम हम देखेंगे अभी जस्ट, तो भूगोल के विकास क्रम को मानव और पर्यावरण के मध्य कैसा अंतर संबंध रहा है, उसी अंतर संबंधों के आधार पर हम भूगोल के विकास क्रम का अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं हम उसी स्लाइड में जहां पर हम आधार की आपको चर्चा कर चुके हैं कि भूगोल के विकास के क्रम के आधार क्या बतलाया है कि मानव पर्यावरण के मध्य कैसा अंतर संबंध होगा। अब चलते हैं अगली स्लाइड में जहां पर आपको दिखाया जाएगा कि आखिर पर्यावरण और मानव के मध्य अंतर संबंध के आधार पर भूगोल का विकास क्रम किस रूप में दिखाई देता है। भूगोल का विकास क्रम। क्लियर है? और यह भूगोल का विकास क्रम किस रूप में हम देखेंगे, मानव पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों के आधार पर। क्लियर हुआ? मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों के आधार पर भूगोल का विकास क्रम में भूगोलवेत्ताओं के मध्य विवाद छिड़ा। विवाद छिड़ने के बाद दो पक्ष सामने आते हैं। एक पक्ष या तो उसके पक्ष में बात करेगा और दूसरा पक्ष वो होगा जो उसके विपक्ष में बात करेगा। इस रूप में मुख्य रूप से तो भूगोल के विकास क्रम में दो विचारधाराएं सामने आई। कौन सी दो विचारधाराएं? पहली विचारधारा संभावनावाद। पॉसिबिलिज्म, संभावनावाद, कुछ समर्थक संभावनावाद कहते। और दूसरी विचारधारा के रूप में नियतिवाद। नीतिवाद दूसरी विचारधारा के रूप में सामने आई। एक संभावनावाद, दूसरा नियतिवाद। क्लियर हुआ? अब ये जब दोनों विचारधारा के बीच में टकराहट बढ़ी तो इन दोनों का एक मिक्सचर रूप में हम तीसरी विचारधारा के रूप में देखेंगे, जिसे कहा जाएगा नव नियतिवाद। और इसी को दूसरे शब्द में भी हम कह सकते हैं, एक दूसरा रूप हमें दिखाई देता है नव निश्चयवाद। क्लियर हुआ? उसी प्रकार से जो नीतिवाद लिखा हुआ है इसको आप निश्चयवाद भी कह सकते हैं।
तो इस रूप में अगर आपसे पूछा जाए कि भूगोल के विकास क्रम में कितनी विचारधाराएं ये, तो दो विचारधाराएं। कौन कौन सी? संभावनावाद और नियतिवाद। जब इन दोनों के बीच का रास्ता निकाला गया तो हमें तीसरी विचारधारा के रूप में दिखाई देगी नवनीतिवाद या नवनिश्चयवाद। अब बात करते हैं हम आखिर संभावनावाद। इस संभावनावाद में किस बात को कहा गया है या इसके समर्थक किसके अनुकूल जाएंगे या फिर किस बात को एक्सेप्ट करेंगे? तो संभावनावाद में जो बात की जाती है, यहां पर कहा जाता है कि मानव का प्रकृति पर एकाधिकार, या हम कह सकते हैं असीमित अधिकार। क्लियर हुआ? तो संभावनावाद के अनुसार या संभावनावाद विचारधारा के अनुसार मानव का प्रकृति पर असीमित अधिकार हो जाता है, तो उस विचारधारा को संभावनावाद विचारधारा कहा जाता है। अब संभावनावाद विचारधारा में मनुष्य अपनी इच्छाओं के अनुरूप यदि प्रकृति का दोहन करना शुरू कर देता है तो उसी विचारधारा को संभावनावाद कहा जाता है। इसका मतलब यहाँ पे सर्वे सर्वा के रूप में कौन है? सर्वे सर्वा मानव है। मानव अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पर्यावरण का किसी भी रूप में दोहन कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर प्रकृति की कोई भयावहता को स्पष्ट नहीं की गई है, सिर्फ मानव को एक सर्वे सर्वा के रूप में पेश किया गया है, जिसे असीमित अधिकार दिए गए हैं। अपनी आवश्यकता, जो प्रकृति के द्वारा जो भी संभावनाएं, जो भी संसाधन आपको उपलब्ध होते हैं, उस संसाधनों का असीमित रूप से वो प्रयोग कर सकता है। कौन? मानव। तो यहां पर बात की जा रही संभावनावाद के द्वारा मानव का प्रकृति पर असीमित अधिकार। अब इसके समर्थक कौन है? तो समर्थक की अगली स्लाइड में सारे के समर्थक लिख दूंगा। यहां पर हम पहले बात कर लेते हैं आखिर इनमें क्या विभेद है, किस प्रकार का अंतर तीनों के मध्य दिखाई देता है। अब बात करते हैं नियतिवाद। अब नियतिवाद इसका जस्ट उल्टा हो जाता है संभावनावाद। जब हम कह रहे थे कि दो पक्ष सामने आए, ये पक्ष कुछ बात करेंगे, उसी के अपोजिट ये बात कर रहे थे, ये इसके विरोधी, या कह सकते हैं इनके विरोधी संभावनावाद वाले, और संभावनावाद वाले के विरोधी कौन हो जाएंगे? नियतिवाद वाले विचारधारा वाले व्यक्ति। तो यहां पर क्या की बात की जाएगी? यहां पर मनुष्य के सभी कर्म प्रकृति के द्वारा निर्धारित होते हैं। अब इसी बात से स्पष्ट हो जाएगा कि मनुष्य के सभी कर्म जब प्रकृति निर्धारित कर रही है, इसका मतलब सर्वे सर्वा प्रकृति है, अब मनुष्य नहीं है। अब मनुष्य अपनी इच्छाओं के अनुरूप यहां पे प्रकृति का दोहन अगर करेगा तो उस पर प्रकृति के द्वारा एक प्राकृतिक घटना के रूप में प्रभावित करने की एक संभावना प्रतीत होगी। तो क्लियर है? तो यहां पर क्या बात कहेंगे हम कि मानव के सभी कर्म प्रकृति द्वारा निर्धारित। क्लियर हुआ? इसका मतलब प्रकृति का दोहन करने के लिए मानव को अब असीमित अधिकार नहीं है। यहां पर अब सीमित अधिकार की बात की जा रही है कि मानव यदि प्रकृति का अपनी आवश्यकता के लिए प्रकृति का दोहन करना चाहता है तो वो असीमित रूप से प्रकृति का दोहन नहीं कर सकता है, अर्थात प्रकृति के द्वारा ही मानव के कार्य अब निर्धारित होने लगेंगे। इसका मतलब नियतिवादी विचारधारा क्या कह रही है? प्रकृति सर्वे सर्वा है, प्रकृति का मनुष्य अपनी इच्छाओं के अनुकूल इसका दोहन नहीं कर सकता है, सिर्फ आवश्यकता के लिए, अपनी आवश्यकता के अनुरूप प्रकृति का सीमित रूप से दोहन कर सकता है मानव। ओके, अब बात करेंगे हम नवनीतिवाद। अब नवनीतिवाद, मैंने कहा था कि दोनों का मिक्सचर रूप, दोनों के मध्य जब विवाद छिड़ रहा था, दोनों का बीच का रास्ता निकाला गया, ये कह सकते हैं हम लोग, एक मध्यम मार्ग के बात में। जैसे बुद्ध बात करते हैं मध्यम मार्ग, बुद्धम शरणम गच्छामि, मध्यम शरणम गच्छामि, ठीक है, यही बात को दी है। जैसे कि संभावनावाद और नियतिवाद, तो दोनों के बीच का रास्ता जब निकाला गया नवनीतिवाद के रूप में, और यहां पर बात की जाएगी सतत विकास की। सतत विकास की अवधारणा पर कौन सी विचारधारा आधारित है? तो तीन विचारधारा अगर विकल्प के रूप में आपको सामने दिखेगा, पहला विकल्प होगा संभावनावाद, नियतिवाद, नवनीतिवाद। तो कौन सी विचारधारा सतत विकास की अवधारणा या सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट पर आधारित है? तो वो आपकी विचारधारा कौन सी हो जाएगी? नवनीतिवाद। अब इसमें क्या बात की जाती है? इसमें कहा गया है कि ना तो प्रकृति का मानव पर, ना तो प्रकृति का मानव पर, और ना ही मानव का प्रकृति पर
एकाधिकार। क्लियर हुआ? मतलब यहां पर क्या बात की जा रही है, अब प्रकृति भी मानव पर पूरी तरह से अधिकार नहीं स्थापित कर सकती है, ना ही मानव प्रकृति पर पूरी तरह से एकाधिकार स्थापित कर सकता है। इसका मतलब यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब सतत विकास की अवधारणा क्या होती है, पर एक बार फिर से सुनिएगा। नवनीतिवादी विचारधारा का कहना है, या इस विचारधारा के अनुसार, ना तो प्रकृति मानव पर, ना ही मानव प्रकृति पर अपना एकाधिकार स्थापित कर सकता है। तो ये दोनों नहीं होगा, लेकिन दोनों अपनी आवश्यकता के अनुरूप एक दूसरे का अनुपयोग कर सकते हैं। इसका मतलब सतत विकास की अवधारणा पर नवनीतिवादी विचारधारा आधारित है। अब सतत विकास क्या होता है, सतत विकास का यही बात है, आप इसको ज्योग्राफी में पढ़ेंगे सही, और साथ में आप इकोनॉमी में भी शब्दावली यूज होगा। इसमें ये बोला जाता है कि भावी पीढ़ी के लिए संसाधन सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि भावी पीढ़ी जो रहेगी तो भावी पीढ़ी के लिए भी संसाधन सुरक्षित होना चाहिए और वर्तमान की आवश्यकता की भी पूर्ति हो जाना चाहिए। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए संसाधन का अनुकूलतम शब्द ध्यान रखिएगा, अनुकूलतम दोहन करना ही आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास या धारणीय विकास कहलाता है। क्लियर हुआ? तो धारणीय विकास क्या हुआ या सतत विकास क्या हुआ, भावी पीढ़ी के लिए संसाधन सुरक्षित रहे, वर्तमान की आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, इस प्रकार किया गया संसाधन का अनुकूलतम दोहन ही आपका कहलाएगा सतत विकास। तो तीनों बातें आपको क्लियर हो चुकी है, संभावनावाद, नियतिवाद और नवनियतिवाद। क्लियर हुआ? अब हम तीनों के कौन समर्थक रहे हैं, इन समर्थकों के एक एक नाम जान लेते हैं, तीनों के समर्थक कौन रहे हैं। तो जहां पर बात की जा रही है संभावनावाद, तो संभावनावाद के समर्थक रहेंगे आपके यहां पर विडाल डिला लाब्लाश। विडाल डिला ब्लाश, तो ये किसके समर्थक है, संभावनावाद के समर्थक विडाल डिला ब्लाश। नीतिवाद विचारधारा के समर्थक मिलेंगे आपको फ्रेडरिक रेटजेल। तो वहीं नवनियतिवाद के समर्थक मिलेंगे आपको ग्रिफिथ टेलर। तो ये तीनों समर्थक तीनों विचारधारा के संभावनावाद के हो जाएंगे विडाल डिला ब्लाश, वहीं नियतिवाद के हो जाएंगे फ्रेडरिक रेटजेल, और नवनियतिवादी विचारधारा के समर्थक हो जाएंगे ग्रिफिथ टेलर। तो इसी प्रकार से भूगोल का जो विकास क्रम दिखाई देता है, हमें तीन प्रकार की विचारधारा के रूप में हम देख सकते हैं। पहली विचारधारा संभावनावाद, दूसरी विचारधारा नियतिवाद, नवनीतिवाद, इसी रूप में भूगोल का विकास क्रम देखा जाता है। पर किस आधार पर, मानव पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों के आधार पर। क्लियर हुआ? तो यहां पर आप स्टार्टिंग में रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं सारी स्लाइड को एक बार, क्या क्या हमने अध्ययन किया है। तो सबसे पहले देखिएगा, भौतिक भूगोल के रूप में भू आकृति विज्ञान की पहली शाखा या भू आकृति विज्ञान का पहला टॉपिक भूगोल और उसका विकास क्रम देखा है, जहां पर सर्वप्रथम भूगोल और विकास क्रम के रूप में हमने सबसे पहले जाना है कि भू आकृति विज्ञान आखिर क्या होता है, तो उसको परिभाषित किया। भू आकृति विज्ञान के रूप में स्थल स्वरूप, उसके उच्चावचों का अध्ययन करना, और कैसा अध्ययन, क्रमबद्ध अध्ययन, तो उसी को कहा है भू आकृति विज्ञान। फिर आगे देखेंगे आप सामान्य परिचय जाना, सामान्य परिचय जानेंगे, अब भूगोल के विकास क्रम को जानना है। भूगोल क्या है ये तो जान चुके हैं। सामान्य परिचय के रूप में कुछ वैज्ञानिकों की बातें की हमने, कुछ वैज्ञानिकों की बातें के रूप में देखिएगा आप भूगोल एराटोस्थेनीज, हिकेटियस, कौन पिता है, कौन वास्तविक पिता है, कौन आधुनिक पिता है, और किन्होंने पर्यावरण का मानव पर प्रभाव के बारे में बतलाया, तो वो आपके हिपोक्रेटस। तो हिपोक्रेटस के बाद हमने जाना कि आखिर भूगोल का विकास क्रम किन तीन विचारधारा के रूप में दिखाई देता है। तो तीनों विचारधाराओं को हमने समझा। तो आज इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, यहीं पर एंड करेंगे, क्योंकि भूगोल का विकास क्रम और भूगोल क्या है इसी को हमने इस वीडियो के अंतर्गत शामिल किया है। बताइएगा कि आखिर ये वीडियो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण रहा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कितने परसेंटेज की मात्रा में, या फिर कितने परसेंटेज के आधार पर बोल सकते हैं आप, या कितना आपके लिए लाभप्रद रहा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। JLC टॉप 50 IAS एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आप वीडियो को देखिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताइएगा। जी धन्यवाद, नमस्कार।